किसी भी इंसान के लिए उसकी औलाद का होना बेहद जरूरी होता है। वह अपने जीवन की पूर्ति तभी समझ पाता है जब उसके लिए औलाद हो जाए। दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक इंजीनियर आदमी अपनी पत्नी की लाश के बराबर रो रहा होता है, बिलख रहा होता है और कह रहा होता है कि काश तुम मेरी बात मान जाती तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। तुमने बेवजह अपनी जान को गंवाकर अच्छा नहीं किया पवित्रा। मैं तुम्हारे बिना कैसी जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को आप इससे दबाएं ताकि हम आपको और भी इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें टाइम टू टाइम। तो आज का ये चौंका देने वाली जो कहानी है वह सामने आई है मध्य प्रदेश के इंदौर नामक एक शहर से। यहाँ पर एक आदमी होता है रमेश चंद, जिनकी उम्र करीब 40 साल होती है। वह काफी रो रहा होता है, बिलख रहा होता है। उसके सामने उसकी पत्नी की लाश पड़ी होती है और वह उसकी लाश को देख कर इसलिए ज्यादा परेशान होता है कि उसकी इस दुनिया में और कोई नहीं है उसकी पत्नी के अलावा, और उसकी पत्नी उसे भी छोड़कर जा चुकी होती है। यहाँ पर पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस अब रमेश चंद से पूछताछ कर रही होती है। तो पूछती है रमेश चंद से कि रमेश चंद, ऐसा क्या हुआ जो आपकी पत्नी को इतना गंभीर कदम उठाना पड़ा? उसने खुद की जो हत्या कर ली, यानी कि खुद को मार दिया फांसी के फंदे पर लटकाकर। आखिर किसने इसको फांसी के फंदे से उतारा और किसने इसको बाहर लिटाया? अब सारे मामले में जो रमेश चंद है उसके ऊपर पुलिस की शक की सुई पहुंच जाती है और पुलिस के सामने अब रमेश चंद और भी ज्यादा रोने लगता है, तड़पने लगता है और कहता है कि मेरी एक और एकमात्र पत्नी पवित्रा बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा अजीब घटित हो रहा होता जिसके बारे में वह कोई भी किसी से भी कैसी भी बातें नहीं करती थी, ना ही किसी से मिलती जुलती, और वह बस रह रही थी अपने घर में बिल्कुल अकेले। यहाँ पुलिस जब रमेश चंद से और विस्तार से पूछताछ करती तो रमेश चंद कुछ अजीब तरह के खुलासे सामने लाते हैं और वह बताते हैं कि उनकी उम्र करीब 40 साल है और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम पवित्रा है उनकी उम्र करीब 35 साल है। और दोस्तों, वह कह रहा होता है कि उनकी शादी को हुए करीब 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वह पिता नहीं बन पाया है। उसकी जो पत्नी पवित्रा है वह बार बार तड़प रही होती है अपनी औलाद पैदा होने के कारण, लेकिन उसकी कोई भी औलाद पैदा नहीं होती है और वह परेशान हो रही होती है कि अब वह किसके सहारे जिंदगी जिएगी। आखिर कोई भी अपनी औलाद जरूर पाना चाहता है, लेकिन वह पता नहीं किन कारणों से औलाद नहीं पा रही होती है और वह इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक इलाज, होम्योपैथी, एलोपैथिक इलाज, डॉक्टर्स, वैद्य, यहाँ तक कि तांत्रिकों के पास भी जाने से नहीं चूकती। वह बाबाओं, मुल्ला, मौलवी, मस्जिद वगैरह हर जगह जाती और वह हर जगह यही चाहती कि उसको किसी भी तरीके से औलाद पैदा हो जाए। वह बार बार उसका जीवन में सिर्फ एक ही रोना था कि उसको चाहिए तो उसका एक कोई बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, जिसके साथ वह अपनी जिंदगी खुशनुमा बिता सके। यहाँ पर रमेश चंद बताते हैं कि वह अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश थे। वह आगे बताते हैं कि बिजली विभाग में काम करते हैं रमेश चंद, एक लिपिक का, और लिपिक का कार्य करने पर वह अच्छी खासी तनख्वाह भी बिजली बोर्ड जो निगम होता है उससे कमा रहे होते हैं और बड़ी अच्छी और आसानी से जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। आखिर पवित्रा को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? एसएचओ साहब अपना प्रश्न दागते हैं और उनके प्रश्न के उत्तर देने में अब रमेश संकोच करने लगता है। कुछ ऐसा लगता है उसके चेहरे से कि वह कुछ छुपा रहा होता है, लेकिन वह अब अपनी सारी गलतियों को मान लेता है। वह पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करता है, कहता है कि उसके हाथों बहुत बुरा कृत्य हो गया, उसने बहुत गंभीर कदम उठाया है, उसने अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी है। दोस्तों, उसकी बात को सुनकर पुलिस और भी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन रमेश चंद से सारी जो गवाही है, यानी कि जुर्म को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है, उसको जरूर आजमाना चाहती है। यहाँ पर पुलिस रमेश चंद के इकबाले बयान को रिकॉर्ड भी कर रही होती है और उसी रिकॉर्डिंग के तहत रमेश चंद बता रहा होता है कि उसने किस प्रकार से अपनी पत्नी की हत्या की है, यानी कि उसने अपनी पत्नी को किस प्रकार मौत के घाट उतारा है। अब वह बता रहा होता है, वह कहता है कि उसकी जो पत्नी पवित्रा है उसकी करीब 2 महीने पहले उसकी एक दोस्त है दूर की जिसका नाम मधु है, और मधु के संपर्क में जब उसकी पत्नी पवित्रा आती है तो मधु उसे बताती है कि उसके जानने में एक बाबा है और वह बाबा बहुत अच्छी दवाइयाँ देता है, जिन दवाइयों को लेने से 100%
औलाद होने यानी बच्चा होने की गारंटी होती है और बच्चा हो भी जाता है। उसने ऐसी बहुत सारी औरतों को वह दवाई दिलवाई है और वह बच्चा पैदा होने पर खुशनुमा अपनी जिंदगी जी रही होती है। तो यहाँ पर पवित्रा मधु के पीछे पड़ जाती है और उससे बार बार गुजारिश करती है कि उसे भी ले चलो उस बाबा के पास। उस बाबा के पास जाकर वह भी अपना इलाज कराएगी और अपने बच्चे पैदा करने में उनकी मदद लेगी। और दोस्तों, मधु के कहने पर पवित्रा अब मधु की बताई गई जगह पर पहुंच जाती है और फिर वहां जाकर उस बाबा से मिलने का समय निश्चित होता है। और फिर शाम के समय एक बाबा होता है जिनका नाम तो यहाँ पर उजागर नहीं करूँगा, लेकिन उनके सामने जब मधु पवित्रा को लेकर बैठ जाती है तो वह बाबा कहने लगता है कि तुम परेशान हो, तुम्हारी शादी को 10-12 साल हो गए लेकिन तुमने अभी तक अपनी औलाद का चेहरा नहीं देखा है। तुम्हें शायद हमारी शरण में आकर बहुत अच्छा कदम उठाया है तुमने और अब तुम इस फिक्र से, इस चिंता से मुक्त हो जाओ क्योंकि अब तुम सही जगह पर आ गई हो और अब ये बाबा तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगा। इतना ही कहते पवित्रा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वह बाबा मधु से कहता है कि इनको अपने घर रोक लीजिए या फिर इनको कल बुलाइए दोपहर को और ये दोपहर को आकर मिलें, मैं यहीं पर मिलूंगा, तब मैं इनका इलाज सुनिश्चित करता हूँ। और दोस्तों, फिर वह पवित्रा उस रात मधु के पास ही रुक जाती है और अगले दिन करीब 11 बजे जब वह उस बाबा के पास पहुंच जाती है तो वह बाबा जो होता है वह कुछ प्रसाद रूपी लड्डू उस मधु और पवित्रा को देता है। यहाँ पर पवित्रा उस लड्डू को खा लेती है लेकिन मधु वह लड्डू नहीं खाती है और अपने पास रख लेती है प्रसाद समझकर। जैसे ही पवित्रा उस लड्डू को खाती है उसको कुछ चक्कर आने की सी भूमिका होती है, यानी कि उसको चक्कर आने लगते हैं और वह अब धीरे धीरे जब उसको चक्कर आने लगते हैं तो वह अपना सर पकड़ लेती है और सर पकड़ने पर उसको वहीं पर लिटा दिया जाता है। दोस्तों, अब करीब 3 घंटे बाद पवित्रा की जब आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक कमरे में पाती है और उसी कमरे में वह बाबा भी मौजूद होता है। जैसे वो उस पवित्रा को होश आता है तो वह अपने आप को निर्वस्त्र पाती है और वह कहती है, अपने आप को देखते हुए चिल्ला उठती है, रोने लगती है और कहती है कि बाबा तुमने मेरे साथ क्या किया। तो वह बाबा कहता है कि मैंने तुम्हारा सही इलाज किया है, अब तुम्हें 100% औलाद यानी कि बच्चे की प्राप्ति होगी। हमने तुम्हें वह आशीर्वाद दे दिया है, इसके लिए तुम्हें अब एक फीस देनी पड़ेगी और यह फीस देने के बाद तुम अब मुक्त हो जाओगी हर तरह की परेशानी से। यहाँ पर पवित्रा उस फीस को चुकाकर अपने घर लौट आती है मधु के साथ और मधु पवित्रा को उसके घर में छोड़ देती है। लेकिन यहाँ जो पवित्रा वह काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लगती है। वह किसी को भी इस बारे में नहीं बताती है कि एक बाबा ने उसके साथ इतना बुरा कृत्य किया है, लेकिन वह इस बात को सोच कर घुट रही होती है, अकेले में परेशान हो रही होती है। और फिर जब उसकी परेशानी को उसके पति रमेश चंद ने जानना चाहा तो रमेश चंद के बार बार पूछने पर वह रमेश चंद को अपने प्यार में लेकर इस बात को बता देती है कि उसके साथ एक बाबा ने इतना बुरा कृत्य किया है, इसकी वजह से उनके घरों में अब बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। इस बात को लेकर रमेश चंद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह अपने गुस्सा को दर्शाता नहीं है, किसी को बताता नहीं है और फिर वह भी गुमसुम रहने लगता है। यह पति पत्नी अब एक दूसरे को ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, लेकिन एक दूसरे से गुमसुम रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। और दोस्तों, एक दिन मौका पाते ही जब रात को पवित्रा सो रही होती है तो रमेश चंद एक रस्सी लाते हैं और एक रस्सी से अपनी पत्नी पवित्रा का गला घोट देते हैं और गला घोटने पर पवित्रा की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रमेश चंद कुछ और दर्शाना चाहते हैं। उस कमरे में वे एक फांसी का फंदा बनाते हैं, उस फांसी के फंदे पर अब पवित्रा की लाश को लटका देते हैं ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और फिर वह उस लाश को उस फांसी के फंदे से उतारकर सुबह सुबह रोने लगता है, दुनिया को दिखाने के लिए बिलखने लगता है, कहता है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, यानी कि पवित्रा उसको छोड़कर जा चुकी है। आखिर उसे ऐसी क्या गलती हुई और सभी उसकी बात को सत्य मानकर, क्योंकि जिस सोसाइटी में वे रहते थे वहाँ पर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि पवित्रा या रमेश किसी भी प्रकार से कोई गलती कर पाएंगे या फिर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया होगा। सभी लोग रमेश चंद पर विश्वास करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुँचती है तो उसकी हालत को देखकर यह प्रतीत होता है कि इसका गला किसी ने घोटा है, ना कि फांसी लगाकर इसकी मौत हुई है। और पुलिस का शक सही साबित होता है जब पुलिस सही पूछताछ करती है रमेश चंद से और रमेश चंद
सारी घटना को विस्तार से बता देता है कि एक बाबा ने उसकी पत्नी के साथ एक बुरा कृत्य किया है और इसी बुरा कृत्य की वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया अपनी पत्नी पर और उसने इसी गुस्से की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोस्तों, मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या रमेश ने अपनी पत्नी के किए गए कृत्य पर सही कदम उठाया और उसकी हत्या कर दी? दोस्तों, आप बता सकते हैं यह भी क्या पवित्रा ने एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करने के लिए जो कदम उठाया वह सही था? क्या उस बाबा ने धोखे में लेकर एक नशीला पदार्थ खिलाकर एक युवती के साथ बिना बताए इतना बुरा कृत्य किया? क्या यह सही या गलत था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई संस्कृति की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद।